बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। उसी तरह से चलेंगे। मैं एक सवाल है आप लोगों के सामने, सी लॉ से परटेन करता हुआ। हमारा रिवीजन सी लॉ पे चल रहा था। मैं आपको एक टाइम दूंगा, आप उस टाइम में मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। अच्छा, रीड कर लेते हैं उसके साथ। अरमानी वीविंग लिमिटेड AWL obtained a long term loan of rupees 300 million from Dunhill Bank Limited against the charge over its factory building। जबरदस्त मुसब, चलो कोई जिंदा हुआ इस पॉइंट पे। बेहतरीन। सर गलती कर रहे हैं, सर गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? सवाल पढ़ने नहीं बैठना। देखो, एग्जाम में स्पेसिफिकली सी लॉ के और ऑडिट के एग्जाम में क्या मिस्टेक होती है हमसे कि सवाल में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारे। तो हम सवाल को रीड करते हैं, मैं कहता हूँ यार लोन ले रहा है, लोन ले रहा है। किसने लोन लिया है? किसी बैंक से लोन लिया है, ये तो यार वो इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में जा सकता है। आगे पढ़ता हूँ, अगेंस्ट अ चार्ज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अरे नहीं ये तो चार्ज का चैप्टर है। तो ये कंफ्यूजन मेरे अंदर बिल्ड होती रहती है। इससे क्या मसला होता है, मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ, रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ, दोबारा सवाल पढ़ना पड़ता है। तो बेहतर ये मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ूं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस हाउ AWL फैक्ट्री बिल्डिंग कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ DBL। अजी ऐसा कुछ था? चार्ज लगाना तो हम जानते थे, कल इस पे बात भी की थी। 30 दिन का टाइम होता है चार्ज लगाने पे, चार्ज रिलीज भी होता है। ऐसा कुछ होता है? चलो तुम बताओगे। अज्यूम दैट द चार्ज हैज नॉट बीन रिलीज टिल 15 सितंबर 2023 एंड AWL हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कैल्विन क्लीन लिमिटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सेड बिल्डिंग। सही है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज हाउ CKL, कौन CKL? कैल्विन क्लीन वुड गेट द चार्ज रिलीज ऑन इट्स ओन। पता नहीं क्या कहानी हो रही है, चार्ज हो रहा है, चार्ज रिलीज भी हो रहा है, कोई दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड उसमें बन रही है और पूछ रहा है भाई वो पार्टी कैसे रिलीज कराएगी, ये तुम बताओगे क्या हो क्या रहा है इसमें। अच्छा, अब पढ़ लें। चार्ज करा रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग पे, द चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन टाइम से हो गई चार्ज की। Up to December 2021, AWL has made regular payments and repaid 60% of the total loan amount. However, AWL committed a default in the payment of the balance amount. 40% अमाउंट में उसने डिफॉल्ट कर दिया, विच इज ओवर ड्यू सिंस जून 22। आफ्टर negotiation, DBL has agreed to weave the markup along with 10% of the overdue loan provided that AWL makes the payment of the entire outstanding amount by March 2023। On 9 March 2023, AWL paid the agreed amount to DBL। पता चल गया, नीचे वाली रिक्वायरमेंट आपके साथ पड़ी थी। भाई देखो हमारे पास क्या है, 4 नंबर 4 नंबर, ये है हमारे पास 8 नंबर। हम बन जाते हैं 8 नंबर से सखी। कितने मिलेंगे ये? 16 मिनट्स हैं आपके पास टू राइट योर आंसर्स डाउन एंड वी आर स्टार्टिंग एट 23। शुरू हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो। इस सवाल में तुमसे पूछा क्या था? इस सवाल में तुमसे ये पूछा था कि चार्ज रिलीज किस तरह से होता है, ऐसा। भाई मुझे बताते हो कि किसी प्रॉपर्टी पर अगर मोर्गेज या चार्ज लगा हुआ है, चार्ज या मोर्गेज लगा हुआ है, मुझे दोनों में फर्क बताओगे? व्हाट इज मॉर्गेज एंड व्हाट इज चार्ज? मॉर्गेज किस पे होता है और चार्ज किस पे होता है? जबान चाहिए मुझे तुम लोगों की। मॉर्गेज किस पे होता है? मॉर्गेज किस पे होता है भाइयों? मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। चार्ज किस पे होता है? ऑल दी अदर। ऐसा बोल दूं? ऐसा? सही है, ये बात समझ आती है। तो मॉर्गेज और चार्ज रिलीज कैसे होता है? भाई मॉर्गेज और चार्ज रिलीज ये होता है कि मॉर्गेज के चैप्टर के अंदर तुम्हें एक डेट पता होनी चाहिए, वो डेट कितनी है? 30 दिन। चार्ज रजिस्टर कितना टाइम में होना चाहिए? 30 दिन। पेमेंट की, चार्ज की रजिस्ट्रेशन 30 दिन। चार्ज की पेमेंट बताना 30 दिन। चार्ज का रिलीज बताना 30 दिन। इस चैप्टर में एक ही डेट है ना, 30 दिन।
हर चीज 30 दिन में करनी है चार्ज से रिलेटेड। तो अगर तुमने चार्ज की पेमेंट कर दी है, तो आज तक रजिस्ट्रार की बुक के अंदर तो इसमें चार्ज लगा हुआ है ना। रजिस्ट्रार की बुक में तो तुम्हारा फला एसेट आज भी किसी के पास क्या हुआ हुआ है, गिरवी। तो रजिस्ट्रार कहता है कि जब तुमने पेमेंट रिलीज कर दी तो अल्टीमेटली तुम्हारा एसेट भी रिलीज हो जाना चाहिए। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। इंटीमेट करना है कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर सही है, कर दिया तुमने। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा जब तुम 30 दिन के अंदर उसको बताओगे। रजिस्ट्रार इस स्टेप पे क्या करेगा, भाई मैंने उसको बता दिया कि रिलीज हो रहा है 30 दिन के अंदर अंदर, मैंने रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार सुनो मेरी बात, रजिस्ट्रार क्या मेरे रिलीज को रजिस्टर करेगा। डिपेंड करता है। रजिस्ट्रार मेरे रिलीज को रजिस्टर 14 दिन तक नहीं करेगा। पहला तो उसने अंडर 30 डेज होना है, और मेरे 30 डेज की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद 14 दिन तक नहीं करेगा। अच्छा चलो, 14 दिन तक क्यों नहीं करेगा, वो वेट करेगा किसका, अदर पार्टी की ऑब्जेक्शन का। और इसको हम क्या बोलते हैं लॉ में, शो कॉज नोटिस। कि अदर पार्टी, भाई बात सुनो, इसने मुझे आके बोला है कि ये एसेट अब इसका वापस हो जाएगा क्योंकि इसने तुम्हें पेमेंट कर दी, ये सच बोल रहा है। तो तुम बताओ तुम्हें ऑब्जेक्शन है इस बात से। 14 दिन के अंदर अंदर या तो सामने वाली पार्टी एक्सप्रेस कर देगी, या इम्प्लाइड बता देगी। मुझे बता दो इम्प्लाइड कैसे बताएगी वो इम्प्लाइड बताएगी खामोश रहकर। ऐसा एक्सप्रेस बता दी कि इम्प्लाइड बताएगी। अगर 14 दिन तक वो खामोश रही तो इम्प्लाइडली ये क्या बोलेगा कि भाई अदर पार्टी को कोई मसला नहीं है, और वो रजिस्टर कर लेगा। अच्छा, इसका दूसरा रास्ता भी है। रजिस्ट्रार या तो रजिस्टर नहीं करेगा तो ये वाला प्रोसेस, या तो रजिस्टर कर लेगा। करेगा कब, जब मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अटैच करके दूंगा, एनओसी अटैच करके दूंगा। समझते हो मेरी बात। कि जब मैं रिलीज रजिस्टर कराने जाऊंगा तो रजिस्ट्रार मेरे रिलीज को या तो रजिस्टर करेगा या रजिस्टर नहीं करेगा। साफ सुथरा बना लेते हैं। मैं अपने रिलीज को रजिस्टर कराने जाऊंगा तो रजिस्ट्रार या तो नहीं करेगा या करेगा। करेगा एनओसी की बेस पे, नहीं करेगा तो ये वाला केस शुरू हो जाएगा 14 दिन वाला। मेरी बात समझते हो। तो क्या ये प्रोसेस नहीं है चार्ज रिलीज कराने का। अल्लाह के बंदो, चार्ज रिलीज कराने का प्रोसेस ये थोड़ी है कि मैंने रिलीज के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा करा दी 30 दिन में। नहीं भाई, ये सारा प्रोसेस है चार्ज रिलीज कराने का। अब अगर मैं सवाल इस नोयत से बनाऊं, मैं सवाल में तुमसे ये पूछूं, बताओ ये कंपनी चाहती है कि मैं अपना चार्ज आज ही के आज रिलीज करा लूं, क्योंकि इसने अपनी इस एसेट को कहीं और गिरवी रखवा के क्या करवाना है, कहीं और गिरवी रखवा के क्या करवाना है, लोन लेना है मजीद। और वो चाहती है आज के आज ही रजिस्ट्रार के पास रिलीज रजिस्टर हो जाए। तो आप बोलो भाई इसके पास एक रास्ता है कि चार्ज रजिस्ट्रेशन के साथ एक एनओसी लेके जमा करा दे। मेरी बात समझते हो। मैं टेढ़ा करके सवाल पूछ सकता हूँ ना तुम लोगों से। हाँ बिल्कुल, मेरी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, फिर क्या था, अज्यूम करो कि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक चार्ज रिलीज नहीं हुआ। एएल एंटर्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैल्विन क्लीन के फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सेड बिल्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस हाउ सीकेएल वुड गेट द चार्ज रिलीज। भाई इंटरेस्टेड पार्टी आ गई है मेरे पास, किसका केस आ गया है, इंटरेस्टेड पार्टी का। क्या इंटरेस्टेड पार्टी खुद से चार्ज रजिस्टर करा सकती है, यस। और इस चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए जो खर्चा होगा उसको क्या कर लेगी ये, रीइम्बर्स्ड करवा लेगी। तो क्या मैंने जो कुछ लिखा है वो प्रोसेस है, क्या मैंने जो कुछ लिखा है वो प्रोसेस है, हाँ ये है पूरा प्रोसेस। अच्छा आ जाओ, इसका इसका सोल्यूशन पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। विजिबल है। चलो देखो यही लिखा हुआ है।
बिल्कुल वही बातें लिखी हुई जो हमने की। AWL shall intimate registrar about satisfaction of the charge in the manner specified. Such intimation shall be given within a period of 30 days. सही है। The registrar shall, upon the receipt of intimation from AWL, send a notice to DBL calling it to show cause notice within a specified time not exceeding 14 दिन as to why payment or satisfaction in full shall not be recorded। बताओ भाई, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? तो कह रहा है इसने सारे पैसे भर दिए, ऐसा तो नहीं नहीं भरे और झूठ बोल रहा है हमसे। अगर डीबीएल शो कॉज नोटिस नहीं लेगा या कुछ नहीं बोलेगा तो हम इसको सेटिस्फेक्शन तस्वुर कर लेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ शो कॉज नोटिस शेल नॉट बी एप्लीकेबल इफ एडब्ल्यूएल फर्निशेस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम डीबीएल अलोंग विद द इंटीमेशन। क्या मेरी बात समझते हो तुम लोग? Released by the interested party. CKL, being an interested party, would be liable to charge release on its own in the following manner: submit an application to registrar in prescribed manner that the debt of which the charge was given has been paid, and that the factory building charge has been released from the charge, ceases to be part of AWL's property। समझते हो मेरी बात? थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी वो खरीद रही है, तो थर्ड पार्टी खुद बता सकती है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ वो तुम्हारे पास एज चार्ज रजिस्टर्ड थी, अल्टीमेटली चार्ज हट चुका है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है इस प्रॉपर्टी पे। अच्छा, examinees did not cover the DBL fails to provide a cause, the registrar shall accept the memorandum of satisfaction। क्या ये गिला तुम लोगों से है? हाँ है। तुम में से मेजोरिटी से गिला कर रहा है एग्जामिनर। The examinees did not mention the requirement of show cause notice। ये गिला तुमसे है। Examinee did not explain that CKL is an interested party and has the option to release the charge on its own by submitting an application to the registrar। ये गिला तुमसे नहीं है। क्या मेरी बात समझ आती है? क्या कुछ समझ आता है? अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। मैं सदर में खड़ा हूँ, मैं सदर में खड़ा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ अलहमद अकेडमी कहाँ है। मैं तुमसे पूछता हूँ अलहमद अकेडमी कहाँ है, मुझे रास्ता बताओ, मुझे रास्ता नहीं पता। तुम कह रहे हो लतीफाबाद का पुल उतरना, बेग मार्ट से राइट हो जाना, बेग मार्ट से राइट। क्या ये एड्रेस सही बताया तुमने मुझे? क्या एड्रेस सही बताया तुमने? पुल उतर के बेग मार्ट से राइट ले लेना। हाँ तुमने सही बताया, पार्ट ऑफ द एड्रेस इज करेक्ट। अबे मैं सदर में खड़ा हुआ, मुझे बेग मार्ट तो बताओ कहाँ है, ये पुल कौन सा है? और बेगमार्ट से राइट होते ही अलमदा आ जाएगा क्या? नहीं भाई, वो रोड रोड पूरा चलेगा, आपको आगे से कट मार के आके रॉयल ताज की गली में घुसना पड़ेगा। तुम एग्जामिनर को यहाँ लाके छोड़े हो बीच में। नहीं भाई, लॉ बताओ उसको, पूरा पूरा कानून बताओ उसको। लॉ में ये मसला आता है, मुझे सब बताना है उसको। जब वो बोल रहा है ना प्रोसेस, तो प्रोसेस इज नॉट सबमिटिंग इन 30 डेज। नहीं भाई, 30 डेज में चार्ज रजिस्टर थोड़ी हो रहा है। प्रोसेस इज उसके आगे के 14 दिन में क्या होगा। मेरी बात समझ आती है तुम लोगों को थोड़ी बहुत? दूं कुछ और दूं? दूंगा तो सही। ये तो तुम लोग मुझे पटाख से करके दिखाओगे यार। एक सेकंड। क्या लो, मुझे सवाल सॉल्व करके दिखाते हो जल्दी से। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर। दो दो दो, टोटल 6 नंबर। मैं इसके लिए दूंगा सिर्फ 10 मिनट। मुझे बुलेट्स में करके दिखाओगे तुम्हें जल्दी से। आ जाओ। द डायरेक्टर ऑफ जेनरस लिमिटेड, a listed company, has recommended dividend equal to 40% of GL's undistributed profits। However, in the AGM, the shareholders demanded that 60% of the undistributed profit should be distributed as dividend। सही है?
अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 वेदर द शेयर होल्डर्स आर जस्टिफाइड इन देयर डिमांड। पहला, whether the director remuneration is appropriate if 70% of undistributed profit comprises of unrealized gain on investment property. Consequences if director fails to pay dividend within stipulated time. 10 मिनट दे रहा हूं, छेती लिख के दिखाओगे मुझे। टाइम स्टार्ट्स नाउ एट 51। चलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम के उन सवालों में से एक जो तुम्हारा टाइम बाय करेगा, तुम्हें आसानी करेगा बाकी चीजों को सॉल्व करने में, प्रोवाइडेड तुम इनके अंदर भी कंफ्यूज नहीं हो जाते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो कच्चे होने ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत बेसलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो, रीड करते हैं। द शेयर होल्डर आर नॉट जस्टिफाइड इन देयर क्लेम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, मेंबर्स आर अलाउड टू रिड्यूस द अमाउंट। इंक्रीज नहीं कर सकते, मना कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते, रिड्यूस कर सकते, ये हमें पता है। नो, द कंपनी हैड, कंपनी एक्ट 2017 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सच प्रॉफिट्स। सही है। Where the dividend has declared by the company is not paid within the stipulated time, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with a fine which may extend to 5 million rupees. The chief executive convicted डे कन्विक्शन वाले दिन से ceases to hold the office और ineligible to become chief executive और a director of the company। मेरी बात समझते हो? मेरी बात समझते हो? मेरी बात समझते हो? अच्छा, ये पढ़ते हो मेरे साथ? This part of the question was generally well attempted. However, some student made the director punishable instead of chief executive of the company. Many students did not explain the future consequences of such failure, whereby the penalized chief executive ceases to hold the office of chief executive and is rendered ineligible to become chief executive of any company for 5 years। गलती समझ आ रही है क्या की? गलती समझ आ रही है? एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर कह रहा है या तो तुमने सारे फतवे डायरेक्टर बेचारे को दे दिए, या तुमने सारे फतवे सीईओ को दे दिए। नहीं भाई, यहाँ और था, और डायरेक्टर और सीईओ। समझ आती है मेरी बात? तो क्या हम इन बच्चों में से हैं? जी फरीद साहब, आप हैं। एग्जामिनर गिला कर रहा है आपसे, ऐसा ना करो। समझते हो मेरी बात? तो वो कौन सी मिस्टेक है जो हमने नहीं करनी होती किसी भी हाल में? मतलब मैं बोलूंगा ये मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए, वो मिस्टेक होती है जिसका गिला एग्जामिनर कर रहा होता है एग्जामिनर कमेंट्स। मैं कभी भी अपने आंसर को 100% इससे एवेलुएट नहीं करता, मैं ज्यादातर इससे एवेलुएट करता हूँ। मेरी बात समझते हो? मेरी बात समझते हो? चलो, फिर भी हमें सेक्शन पकड़ा, हमने हमने आंसर ड्राफ्ट किया, हम पहुंच गए जो वो पूछना चाह रहा था, यही मकसद है हमारा। चलो, मैं एक सवाल और, आप लोगों के गोश गुजार करता हूँ। मैं सारे लवाजमत पहले से करके रखता हूँ, मैं आज फॉर्म से आते हुए देर हो गई मुझे। चलो, मेरे साथ पढ़ते हो, सेम तरीका सेम हरकत जो हम करते हैं हमेशा से वही करेंगे, सही है? बशीर जमान एंड हिज, मुझे रोको तो सरी भाई। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द बोर्ड ऑफ एनटीएल एंड एआरएल द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। कुछ नहीं समझ आया पढ़ के? मतलब दो कंपनीज है, इनके बीच में कोई प्रपोजल वगैरह की कोई बात हो रही होगी और उसके बीच में कंपनी देख की कोई रिक्वायरमेंट लगनी होगी, मुझे बताना है कौन सी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। बात समझते हो? हाँ या ना बोलो। बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर्स नदीम फहीम आर ओनली शेयर होल्डर ऑफ एनटीएल। बशीर जमान और इसके दो भाई आर दी ओनली शेयर होल्डर ऑफ एनटीएल। 20 मिलियन बशीर भाई के, 35 मिलियन नदीम भाई के, 45 मिलियन फहीम भाई के। Bashir Zaman also holds 2 million share in ARL Access Rubber Limited. The other shareholders of ARL are Tahir and his daughter Nasira and his minor son Rauf, who respectively holds 8 million, 37 million and 3 million shares in ARL। ऊपर एनटीएल की बात, नीचे एआरएल की बात।
इन द लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ताहिर एंड नासिरा। ये ताहिर कौन है? ताहिर कौन है? ताहिर कौन है? ताहिर कौन है? अभी तक हमने ताहिर का जिक्र पढ़ा? हाँ, ताहिर शेयर होल्डर है एआरएल का। नासिरा कौन है? नासिरा डॉटर है किसकी? किसकी? ताहिर की। चलो यहां तक। वर री इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ एआरएल ऑन फैब 26 फैब 2023, बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासिर। ऑन 10 मार्च 2023, द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसीडरेशन ऑफ बोर्ड, एनटीएल एंड एआरएल। लोग बोर्ड पे आ रहे हैं, बोर्ड में वहां की शादियां हो रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं। अच्छा। द ग्रांट ऑफ लोन ऑफ ₹50 million by NTL to ARL. The loan are will be repayable over the period of 5 years. The sale of product by ARL to NTL on special credit term of 6 months. ये जो दो ये जो दो प्रपोजल्स हैं कंपनीज एक्ट की, कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनका इन्होंने ख्याल रखना है? 12 नंबर का सवाल है। मैं इसमें चाहता हूं कि आप थोड़ा तरीके से इंसान के बच्चों की तरह इसको लिखोगे प्रॉपर। 24 मिनट, बल्कि आप 24 मिनट नहीं, आप मुझसे आजू बाजू के 30 मिनट ले लो भले, मसला नहीं है। मुझे प्रॉपर इसका जवाब ड्राफ्ट करके दो, ये कहाँ से आया है और ये किस जगह का सवाल है और इसका क्या आंसर होगा। शुरू हो जाओ छेती। देखो सुनो, हम लोगों ने बहस करी थी आर्म्स लेंथ नॉन आर्म्स लेंथ पे। आर्म्स लेंथ क्या होता है? आर्म्स लेंथ का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कितने मार्क्स देंगे आप अगर आप चेक करते हैं। अभी मैं आंसर बताता हूँ, उसके बाद मार्क्स बताता हूँ सबके बस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन नॉर्मली जैसे अगर होती है उसको आर्म्स लेंथ कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी नस्ल का कोई बेनिफिट मिलता है, कोई फेवर मिलता है, तो सच ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। देखो सवाल ये था कि एक शख्स है, कौन, मसला किस भाई ने क्रिएट किया था? मसला करा था इस वाले भाई ने क्रिएट, ये जमान। जमान एक कंपनी एनटीएल में 20 मिलियन शेयर्स होल्ड करता है। 20 मिलियन शेयर्स होल्ड करता है। 20 मिलियन का मतलब टोटल शेयर कितने हैं इसका? 35 + 45 + 20। मुझे बता दो इसका टोटल आंसर कितना है? मुझे बता दो टोटल कितना है इसका? 100। बिल्कुल बेहतरीन। 100 में से 20 इसके पास है, तो क्या 20% शेयर होल्डिंग इसके पास है एनटीएल में? बिल्कुल सही। और वो बंदा 2 मिलियन शेयर्स होल्ड करता है किसी और कंपनी में। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी? एसोसिएट की। एसोसिएट कंपनीज कब बनती हैं? जब एक बंदा, जो कि कौन हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, या ओनर हो, या 20% शेयर होल्ड करता हो कंपनी ए में, और सेम में से डायरेक्टर हो, या पार्टनर हो, या ओनर हो, या 20% शेयर होल्ड करता हो कंपनी बी में, तो इस बंदे की हरकत की वजह से ये दोनों कंपनी आपस में क्या कहलाती हैं? एसोसिएटेड कंपनीज। ऐसा। तो एनटीएल में तो इस भाई ने 20% होल्डिंग कर ली। मैं पूछता हूं कि क्या इस भाई की 20% शेयर होल्डिंग है एआरएल के अंदर? मुझे बताते हो एआरएल के अंदर टोटल शेयर्स कितने हैं? एआरएल में टोटल शेयर्स है 8 + 37 + 3 + 2। बताते हो कितने होते हैं? 40। 40 और 2 42। 42 और 8 50। 50 में से 2 मिलियन शेयर्स हैं इसके पास, तो कितना परसेंट होते हैं? 4%। 50 में से 2 मिलियन शेयर है, इसके बाद 4% शेयर होल्डिंग है, तो ये दोनों कंपनियां एसोसिएटेड कंपनियां नहीं होंगी। ये दोनों कंपनियां एसोसिएटेड कंपनियां नहीं होंगी। नहीं नहीं सर, आप एक बात भूल रहे हैं कि यहाँ 20% के आगे एक बात लिखा हुआ था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सही है। इनडायरेक्ट में कौन आता है? मेरा चाइल्ड, मेरी स्पाउस, और मेरे डिपेंडेंट्स। अगर मेरे वालिद वालदा ऐसे हैं जो मुझ पर डिपेंड करते हैं तो वो भी आता है, अगर मुझ पर डिपेंड करते हैं।
मैं उस बहस में नहीं जा रहा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर उस बहस में जाया नहीं जाता, ऑडिट में जाया जाता नॉर्मली। सही है, बात समझते हो? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं अपनी बेगम या अपने बेटे के साथ मिलके तो शेयर ज्यादा होल्ड नहीं करता। मुझे पता चला कि भाई ताहिर एक और बंदा है जिसकी बेगम है, जिसकी बेटी सॉरी, उससे इस भाई ने शादी कर ली। तो अल्टीमेटली इसकी बेगम के पास कितने शेयर्स थे? 37 मिलियन। 37 मिलियन। और इसके माइनर बच्चे के पास कितने शेयर्स थे? 3 मिलियन। तो 40 मिलियन मजीद शेयर्स इसकी जेब में आ गए, ऐसा? 40 मिलियन मजीद शेयर्स इसकी जेब में आ गए, टुगेदर विथ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, विथ एंड अ माइनर चाइल्ड। कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, किसी के बेटे को किसी का बेटा नहीं बनाना। ये लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ, ताहिर एंड हिज डॉटर नासिरा एंड हिज माइनर सन। किस, कौन हिज? दिस हिज, ताहिर का माइनर सन है, वो उसको मिलाना नहीं है कैलकुलेशन में। इनडायरेक्टली 37 मिलियन शेयर उसके पास आए अल्टीमेटली। तो क्या ये 20% के थ्रेशोल्ड को पूरा कर गया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली? यस। तो एनटीएल एंड एटीएल, एटीएल था ना, एआरएल, एनटीएल एंड एआरएल आर एसोसिएटेड कंपनीज। अब व्हेन दे आर एसोसिएटेड कंपनीज, इन पे क्या रिक्वायरमेंट होती है? इन पे क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एसोसिएटेड कंपनी के साथ अगर आप लोन की ट्रांजैक्शन करोगे, तो वो लोन की ट्रांजैक्शन आप खुद नहीं करोगे, उसके लिए एसआर होगा। लोन का लिखा हुआ रेट शुड नॉट बी लेस देन बी कॉस्ट। अच्छा, ये एग्रीमेंट रिटन होगा। एसआर के अंदर तमाम टर्म्स ऑफ द लोन लिखी हुई होंगी साथ साथ। एसआर में डिस्क्लोज करोगे सब कुछ। सही है। एग्रीमेंट वैसा होगा। अगर 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 पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो, टाइम पीरियड वगैरह सब लिखा होगा, टर्म सारी, टर्म्स का मतलब परसेंटेज, टाइम, पेमेंट, ऐसा, नेचर वगैरह सब लिखा होगा। अच्छा, ये कैश एंड नॉन कैश ये सब। और अगर आप डिफॉल्ट करते हो पैसा अक्वायर करने में, पैसा नहीं निकलवा पाते, तो वो पैसा किसकी जेब से लिया जाएगा? डायरेक्टर्स की जेब से। क्या ये बात पता है? क्या ये बात पता है? क्या ये बात पता थी? चलो, बेहतरीन पता थी। अच्छा, और मेजोरिटी बच्चों ने ये बात देखी। बहुत आला। जब मैं जिक्र करता हूं ना ट्रांजैक्शंस का, तो मैं कहानी एसोसिएटेड से निकालकर आरपी पर ले आता हूं, रिलेटेड पार्टी, बिकॉज ऑल एसोसिएटेड कंपनीज आर रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी वो होती है जिसके साथ मैं सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करता हूं। क्या ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन थी? अगर मैं अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ किसी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करता हूं, तो वो किस तरह होनी चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए इसके लिए। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या होनी चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या होनी चाहिए? कौन सी रेजोल्यूशन होनी चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कोई हमना की बात से इत्तेफाक करता है? देखो, मैं बताऊं क्या होता है आरपी में, सुनो। आरपी की डेफिनेशन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसमें मेजोरिटी सब लोग आ रहे होते। अगर मैं आरपी पे एसआर की रिक्वायरमेंट लगा देता ना, तो भाई तुम आरपी, तुम एसआर ही करते रहते सारी जिंदगी। तो आरपी पे ट्रांजैक्शन, अगर मैं एसोसिएटेड कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन या एसोसिएटेड से नीचे कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन, देखो अल्टीमेटली मेरे पास होता है पेरेंट, फिर होती है मेरे पास सब्सिडरी, सब्सिडरी से छोटा होता है एसोसिएट, एसोसिएट से छोटा होता है आरपी। यहां से ऊपर आने के लिए मुझे एक सर्टेन क्राइटेरिया पूरा करना होता है। यहां से ऊपर आने के लिए, यहां से ऊपर आने के लिए, यहां तक आने का क्राइटेरिया बहुत छोटा है, बहुत सारे लोग गिरते हैं इधर। तो भाई लॉ ने आपको क्या बोला यार? एक काम करो बोर्ड वाले भाई, तुम लोग बैठो, बैठो और एक पॉलिसी बना लो कि भाई हम जिंदगी में जब भी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, हम अला फला तरीकों से ट्रांजैक्शन करेंगे।
तो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हमेशा 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 इस पॉलिसी के अकॉर्डेंस ही होनी चाहिए। आरपी के साथ जब ट्रांजैक्शन होगी, इट शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विथ द पॉलिसी। मेरी बात समझते हो तुम लोग? जो पॉलिसी मैंने बनाई है उसी पॉलिसी के हिसाब से ट्रांजैक्शन होगी। अगर किसी आरपी की ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का स्टेक है, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का बेनिफिट है, तो अब एसआर होगी। मेरी बात समझ आती है तुम लोगों को? मैंने क्या और कैसे बोला, ये समझ आता है तुम लोगों को? चलो, मेरे साथ पढ़ते हो ये सब? जल्दी से फिर हम क्लास खत्म करते हैं, सही? सिंस बशीर जमान होल्ड्स 20% शेयर डायरेक्टली, ये हमने कर लिया था, और ये कैलकुलेशन ये करी थी हमने। अच्छा, एनटीएल may grant loan to ARL under the authority of SR. The said SR shall indicate nature, period, amount of investment, terms and conditions there attached thereto. Agreement should be in writing. The said agreement shall include terms and conditions specifying the nature, purpose of loan, period, commission, fee, schedule, everything. If the loan is in accordance with the approval of member in the general meeting, the rate of return shall not be less than the actual borrowing cost or amount specified by the commission. ये मिस हुआ है बहुत सारों से। Director, NTL director shall have to certify that they have inducted due diligence and ARS financial health is such that their ability to repay the loan as per the agreement. इस काबिल भी हैं वो कि वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो लोन हम उनको दे रहे हैं वो हमें वापस करेंगे भी। तो अल्टीमेटली ड्यू डिलिजेंस में बात कवर हो जाती है। एआरएल, सिंस एनटीएल एंड एआरएल आर एसोसिएटेड कंपनीज, इट all will also fall under the ambit of RP. According to the sale of the product on special terms for 6 months cannot be classified as arm's length transaction. Therefore, the condition must comply with the ERL before implementing the said proposal. Board must have approved policy for entering into the contract or arrangement with the related party subject to such condition as may be specified by the Commission through regulations. Such transaction should be carried out in accordance with the board's policy. Since one out of two director of ARL are interested in the transaction, the matter should be placed before AGM for special resolution. ये बात मिस हो गई तुम सबसे। एग्जामिनर कमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एनटीएल एंड एआरएल आर एसोसिएटेड कंपनी, नहीं बता पाए। वर एनेबल टू कंप्यूट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग्स। देखो मैंने बोला था कि तुम्हें शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करके दिखानी है, तुम्हारे सवाल में ये बात दिख रही हो। Examinee do not state that the loan granted shall be accompanied by written agreement, तुमने बताया ये तुमसे गिला नहीं है। Examinees were unable to state that the sale of product by ARL and NTL is on special terms, cannot be classified on the arm's length, तुम सबने बताया ये बात। Examinee did not state that ARL board must have approved policy for entering into the contract with RP, that all such transactions should be carried out in accordance with that policy. आरपी वाले एरिया के अंदर आप लोग थोड़ा लैग करे, बाकी जवाब आपने सही लिखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें एनटीएल वाले एरिया पे 3 नंबर, और मैं हम ना आपकी भी बात कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी सबकी बात कर रहा हूँ, और एआरएल वाले के अंदर तुम्हें 2 नंबर देता। ये तुम्हें पूरे मिले 4 के साथ। तो 12 में से कमोबेश कमोबेश 9 नंबर तो उठाया। समझते हो मेरी बात? कोई सवाल यहाँ पर अगर है तो तुम्हारा? कोई सवाल अगर तुम्हारा है तो? तुम लोगों को कोई चीज दिखा रहा था, देखो। रजिस्टर्ड ऑफिस, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भले रिकॉर्ड्स वाली बात ना करे तो। नहीं, मार्क्स नहीं कटोगे। कंपनी may enter into a contract agreement with RP only in accordance with the policy approved by the board subject to condition as may be specified for
सेल या परचेज, सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग availing or rendering any service, appointment of any agent for purchase of sale of good material service property, RP, related party appointment to any office of profit in company subsidiary or associate। तो नॉर्मली जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है ना, अगर वो तुम अपने एसोसिएट के साथ कर रहे हो, क्योंकि आपका एसोसिएट अल्टीमेटली आपका आरपी है। अगर एक कंपनी आपकी एसोसिएट है और उसके साथ लोन की ट्रांजैक्शन है, तो आपके पास अलग से सेक्शन है। अगर आपका एसोसिएट के साथ आपकी लोन के अलावा अदर देन लोन ट्रांजैक्शन है, तो आरपी अप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा। समझते हो मेरी बात? समझते हो मेरी बात? अगर एसोसिएट के साथ लोन के ट्रांजैक्शन है तो उस पर तो अपना सेक्शन है। अदर देन लोन है तो उस पर पूरा आरपी अप्लाई होता है। अच्छा, अगर एक बंदा है जो सिर्फ आरपी है, एसोसिएट है ही नहीं तुम्हारा, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अगर आरपी है और आरपी के साथ लोन है, तो कहां से लिखोगे जवाब? एग्जैक्टली exactly, आप आरपी के साथ ट्रांजैक्शन अगर आर्म्स लेंथ पे करते हो, तो आपने फिर ऐसी कोई ऐसा काम नहीं करना। आपका आरपी के साथ नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन के लिए होना चाहिए, क्योंकि देखो मेरी बात समझो। तो मैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इम्तियाज की। समझो इम्तियाज एक लिस्टेड कंपनी और अब्दुल राफ है, इम्तियाज का कौन है, एसोसिएट है। सही है। मैं इम्तियाज सुपरमार्ट जाता हूँ क्या खरीदने, शैम्पू। इनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं आया था, शैम्पू खरीदा है, तो ये ट्रांजैक्शन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी। नहीं भाई, पागल हो जाएंगे लोग अगर ऐसा करेंगे। ऐसा सिर्फ कब करना पड़ेगा कि जब एक शैम्पू 1000 रुपए का है और अब्दुल राफे उसे 800 का लेके जा रहा है। अब तुमको नॉन आर्म्स लेंथ आरपी ट्रांजेक्शन है, पकड़ो इसको, पढ़ो इसको। एक एंटिटी का काम है सामान बेचना, तो क्या वो अपने एसोसिएट को सामान नहीं बेचे? बेचे भाई, किसने मना किया? इसी तरह एक एंटिटी का काम है लोन देना, वो अपने एसोसिएट को लोन दे दे। हाँ, बैंक दे दे अपने एसोसिएट को लोन, बैंक को रिक्वायरमेंट पूरी करनी नहीं पड़ेगी। बैंक के ऊपर लोन वाला सेक्शन ही नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये कब अप्लाई होगा बैंक पे? जब बैंक लोन दे, लेकिन नॉन आर्म्स लेंथ लोन दे। मेरी बात समझते हो तुम लोग? कोई सवाल अगर तुम लोगों का है तो मुझसे पूछ सकते हो।